Good morning, students. Welcome. Let's start with lesson number 41. In this lesson, we are going to do some more important numericals on potentiometer, which are normally asked in the board exam. Students, as you very well know, we have already done a few number of questions on potentiometer, and by this time you may have roughly some idea how to solve such type of questions. If you have difficulty, then I can tell you 2 points. In every question, please try and apply the formula V is equal to K multiplied by L. In case the question demands to find the potential gradient K, then in that case you follow 3 steps. प्राइमरी सर्किट में पहले करंट लिखें, फिर वोल्टेज लिखें अक्रॉस ए बी और दोनों साइड फिर डिवाइड कर दें बाय द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर. दैट्स हाउ वी फाइंड के. Let us now begin with a reasoning question. This was there in the sample papers. So let me read the question for you once. If null point is not obtained, then what might be the 2 possible faults? Number 1, if the deflection keeps on increasing as we move the jockey from A towards B. And number 2, if the deflection keeps on decreasing as we go from A to B. तो ये 2 अलग अलग सिचुएशंस हैं, लेकिन दोनों में एक कॉमन बात है that we are unable to find the null point. कॉमन सेंस टेल्स अस कि अगर नल पॉइंट नहीं मिल रहा है तो मे बी वी मे नॉट हैव फॉलोड द प्रिकॉशंस दैट वी टेक व्हाइल डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट. डू यू रिमेंबर व्हाट वर द 2 प्रिकॉशंस? नंबर 1, जो ईएमएफ ऑफ द स्टैंडर्ड सेल है वो ज़्यादा होनी चाहिए देन ई डैश, और दूसरा जो पॉजिटिव टर्मिनल है ऑफ ई डैश एंड ई, दे शुड ऑल बी कनेक्टेड एट वन सिंगल पॉइंट. तो 2 ही फॉल्ट हो सकते हैं. क्या? एक, इस सेल की ईएमएफ कम हो देन ई, और दूसरा ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ना लगा हो एट द पॉइंट ए. ये 2 फॉल्ट हो सकते हैं. अब किस केस में कौन सा फॉल्ट है ये कैसे पता लगाएं, उसके लिए भी कॉमन सेंस लगाना जरूरी है. क्वेश्चन सेज फर्स्ट पार्ट में, इफ द डिफ्लेक्शन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम ए टू बी. देखिए, अगर डिफ्लेक्शन बढ़ता जा रहा है एज वी गो फ्रॉम ए टू बी, तो डिफ्लेक्शन तो तभी बढ़ेगा ना जब करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर बढ़ेगा. और करंट कब बढ़ता है? जब नेट वोल्टेज इन द सर्किट बढ़ जाती है. तो वी कम टू दिस आइडिया कि अगर डिफ्लेक्शन बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब जो नेट वोल्टेज है यहाँ पे इस छोटे वाले सर्किट में, सेकेंडरी सर्किट में, वो इंक्रीज होती जा रही है. तो ये वाली बैटरी VAJ इमेजिनरी बैटरी इधर को करंट फ्लो करवाना चाहती है. तो ये जो बैटरी है ये भी उधर ही को करंट फ्लो करवाए इन दिस डायरेक्शन. मतलब इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एक ही तरफ हो और पॉजिटिव इधर की तरफ हो. इन दैट केस जो नेट वोल्टेज है यहाँ पे वो बन जाएगा VAJ प्लस ई डैश. तो जैसे जैसे आप जॉकी को राइट में ले जाओगे VAJ इंक्रीज करता चला जाएगा और उसकी वजह से नेट वोल्टेज बढ़ती चली जाएगी और डिफ्लेक्शन भी बढ़ता चला जाएगा. तो हमें पता चल गया कि ये फॉल्ट जो है ये
इस वजह से है कि जो बैटरी ई डैश है उसके टर्मिनल्स गलत लगे हुए हैं, मतलब इसका नेगेटिव टर्मिनल ए पे लगा हुआ है और पॉजिटिव टर्मिनल इज टुवर्ड्स द गैल्वेनोमीटर. सो दैट इज व्हाट वी हैव इन्फर्ड फ्रॉम दिस. दूसरा ये फॉल्ट है कि अगर हम जॉकी को मूव करें फ्रॉम ए टू बी तो डिफ्लेक्शन डिक्रीज करता चला जाए. देखिए फिर कॉमन सेंस लगानी है. अगर डिफ्लेक्शन डिक्रीज करती जा रही है इसका मतलब करंट डिक्रीज हो रहा है. अगर करंट डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब जो नेट वोल्टेज है वो कम होती जा रही है. नेट वोल्टेज कम तब होगी जब ये बैटरी इसको अपोज करेगी, मतलब जब नेट वोल्टेज होगी VAJ माइनस ई डैश. मतलब यह है कि ये बैटरी इज राइटली कनेक्टेड, लेकिन यहां पे जो VAJ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है. नाउ इस क्वेश्चन में हमें ये कैपिटल R और कैपिटल X निकालना है. लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन द डायग्राम. ये एक पोटेंशियोमीटर है और जो पोटेंशियोमीटर वायर AB है उसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो है 0.025 वोल्ट पर सेंटीमीटर. उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी सर्किट में दो रजिस्टर्स हैं, एक R और X जैसे आप देख रहे हैं, और इसमें एक करंट फ्लो कर रहा है 0.1 एम्पियर का. पहले ही सेज 1 और 2 को ज्वाइन करते हैं और बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं. ही सेज गिवन है ये कि जो बैलेंसिंग लेंथ मिलती है व्हेन वी कनेक्ट 1 और 2 वो 40 सेंटीमीटर है, और जब हम कनेक्ट करते हैं 1 और 3 को तो बैलेंसिंग लेंथ मिलती है 100 सेंटीमीटर. क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज R एंड X. तो फिर से हम वहीं से स्टार्ट करते हैं. वी नो V इज इक्वल टू K इंटू L. तो जब आप 1 और 2 का केस लोगे तो करंट ऐसे करके फ्लो करेगा लाइक दिस. तो यहां वोल्टेज कितनी होगी? वोल्टेज होगी करंट इंटू रेजिस्टेंस, एंड दैट इज इक्वल टू K की वैल्यू 0.025 मल्टीप्लाइड बाई 40. तो स्टूडेंट्स यहां से हम देखिए R की वैल्यू निकाल लेंगे. उसके बाद हम दूसरा केस कंसीडर करते हैं. जब 1 और 3 को ज्वाइन किया, तो जब 1 और 3 को ज्वाइन करेंगे तो हमें यहां वोल्टेज निकालनी पड़ेगी, टोटल वोल्टेज. तो टोटल वोल्टेज विल बी करंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड 0.3. तो वो होगा R प्लस X इज इक्वल टू 0.025 इंटू 100. X की R की वैल्यू आपने पहले निकाल ली थी, वो प्लीज आप यहां सब्स्टिट्यूट कर देना और X की वैल्यू निकाल लेना. तो these questions as you can see are so simple, but the weightage given to them is 3 marks, and I think इसको आप बहुत अच्छे से करने की कोशिश करें. चलिए एक और देखें. He says in this diagram find capital V. So let me explain the diagram once. He says कि एक पोटेंशियोमीटर सर्किट दिखाया है. पोटेंशियोमीटर वायर AB है जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है और रेजिस्टेंस ऑफ द वायर AB 10 सेंटीमीटर 10 ओम है. सॉरी, यहाँ पे ये 3 वोल्ट है और ये 290 ओम है. तो आप देखें द क्वेश्चन सेज कि जब हम एक बैटरी ऑफ वोल्टेज V लगाते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ मिलती है 24 सेंटीमीटर और पूछा है कि फाइंड कि ये V क्या है. तो देखिए सबसे पहले हम इस प्राइमरी सर्किट में K की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं. यूबल से बहुत सिंपल है, सिर्फ 3 स्टेप्स ही तो फॉलो करने हैं. पहले करंट निकालना है यहाँ पे, तो ये जो करंट है विल बी वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सर्किट.
290 प्लस जो रेजिस्टेंस है ऑफ द वायर ए बी वो 10 है, वो लिख दिया। तो 3/300 एम्पियर आ गया। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है टू राइट डाउन द वोल्टेज। वोल्टेज होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट की वैल्यू पहले से देख के लिख दी, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 है। और थर्ड स्टेप है कि दोनों तरफ डिवाइड कर दो बाय द लेंथ ऑफ द वायर ए बी। तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर ए बी, उसको हम क्या कहते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो वो आ जाएगा 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब हमने सिंपल फार्मूला लगाना है कि वी नो V इज इक्वल टू K इंटू एल। तो K की वैल्यू यहाँ से देख के लिखी और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है। चलिए इस क्वेश्चन में कैपिटल R निकालना है और ये दिया हुआ है कि जो लेंथ ऑफ द वायर है ए बी वो 100 सेंटीमीटर है और उसका जो रेजिस्टेंस है वो 15 ओम है। द क्वेश्चन सेज जब हम एक 750 मिली वोल्ट का सेल लगाते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ मिलती है 30 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड कि ये R कितना है। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालें। अभी मैंने आपको दो और क्वेश्चंस में बताया था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या तरीका है? पहले आप करंट लिखें। करंट विल बी वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R प्लस 15। फिर उसके बाद वोल्टेज अक्रॉस ए बी लिखें, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय R प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस 15 ओम। उसके बाद दोनों तरफ डिवाइड कर दें बाय द लेंथ और इस तरीके से आ जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। K आ गया हमारे पास। अब हम सिंपल फार्मूला लगाएं कि वी नो V इज इक्वल टू K इंटू एल। इसके लिए तो वोल्टेज है 750 इंटू 10⁻³ मिली वोल्ट है ये। K की वैल्यू यहाँ से देख के लिख दी 2 डिवाइडेड बाई R प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ। लेंथ जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 30। तो हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख दिया और उसके बाद हमने देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू मैं फिर से बता दूं, ये था 2 डिवाइडेड बाई R प्लस 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई वॉट 100। और इसको अभी ये आ गया था K की वैल्यू। अब मुझे 30 यहाँ और लिख देना चाहिए इसकी वजह से। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन में R की वैल्यू अब हम निकाल लेंगे। आपने देखा स्टूडेंट्स कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हमें K निकालना पड़ता है, बट देर आर मैनी अदर क्वेश्चन जिसमें K की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उस केस में हम उन वोल्टेजेस को कंपेयर कर रहे होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट भी निकालना है और बैलेंसिंग लेंथ L निकालनी है। दैट इज़ द क्वेश्चन। सो ये L है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये तो प्राइमरी सर्किट है। चलो पहले K निकालें। तो I विल बी इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय 15 प्लस द रेजिस्टेंस। तो 2/25 आ गया। फिर हम लिखते हैं वोल्टेज अक्रॉस ए बी। अब तो स्टूडेंट्स पता चल गया आपको कि वोल्टेज विल बी सिंपली 2/25 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, I इंटू आर। ओम्स लॉ लगाया, दोनों तरफ लेंथ ऑफ द वायर ए बी से डिवाइड कर दो। दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ K। मान लिया ये आंसर आ गया A। उसके बाद हमें यहाँ पे वोल्टेज निकालनी है। स्टूडेंट्स आप जानते हो सेल्स के केस में अगर हमारे पास एक सेल है विद EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, तो एक रिलेशन होती है बिटवीन E, V एंड R। क्या रिलेशन है? स्मॉल r अपॉन
छोटा r अपन कैपिटल R इज इक्वल टू E माइनस V बाई V। तो स्मॉल r की वैल्यू यहाँ से देख के लिख रहा हूँ 1.2 और कैपिटल R कितना है 0.3 और E है 1.5 माइनस V डिवाइडेड बाई V। अब हम स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करके V की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए अभी तक हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिया और हमने वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी निकाल ली। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं कि वी नो V इज इक्वल टू K इंटू L। जो वोल्टेज थी वो यहाँ से देख के लिख दी और जो पोटेंशियल ग्रेडियंट था वो यहाँ से देख के लिख दिया। तो इस तरीके से बैलेंसिंग लेंथ आ जाती है। सो दैट वाज दिस क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करें विद द अदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट सैंपल पेपर का है। इसमें ही सेज हमारे पास दो पोटेंशियोमीटर्स हैं आइडेंटिकल। कैसे? एक में ईएमएफ E है और यहाँ रजिस्टर कैपिटल R है, ये तो सेम है। यहाँ पे एक वायर है ऑफ लेंथ L जिसकी रजिस्टिविटी ρ1 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और मान लिया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट K1 है। यहां हमारे पास जो पोटेंशियोमीटर वायर है वो दो पार्ट्स में है, दोनों की लेंथ L/2 है। एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है तो दूसरे का A2 है। एक की रजिस्टिविटी ρ1 है, दूसरे की रजिस्टिविटी ρ2 है। मे आई रिपीट अगेन। केस ए में एक वायर है ऑफ लेंथ L जिसकी रजिस्टिविटी ρ1, एरिया A1, पोटेंशियल ग्रेडियंट K1। इस केस में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे दो वायर्स हैं ईच ऑफ लेंथ L/2, इनकी रजिस्टिविटी ρ1 एंड ρ2 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 एंड A2 है। ही सेज अगर पहले केस में करंट I1 कहें, दूसरे में I2 कहें, तो ही सेज कि दोनों केसेस में द करेंट्स आर सेम। हमें ये निकालना है व्हाट इज ρ1 डिवाइडेड बाई ρ2। तो ये एक सिंपल ओम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो गिवन है कि I1 इज इक्वल टू I2, तो करंट होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R प्लस इस वायर का रेजिस्टेंस विल बी ρ1 L डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू, यहां पे करंट लिखेंगे विल बी E डिवाइडेड बाय R प्लस इस वायर का रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस। तो पहले का होगा ρ1 L/2 डिवाइडेड बाई A1, दूसरे का होगा ρ2 L/2 डिवाइडेड बाई A2। अब ये E कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये डिनोमिनेटर इज इक्वल टू दिस, R भी कैंसिल हो गया और ये वाली टर्म इधर ले आए तो वो माइनस हो जाएगी। उसको सॉल्व किया तो वो आ गया ρ1 इंटू L डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ A1। आप देख रहे हो दोनों तरफ L/2 है, वो कैंसिल हो गया एंड देयरफॉर ρ1 डिवाइडेड बाई A1 विल बी इक्वल टू ρ2 डिवाइडेड बाई A2। इसका मतलब ये नीचे ले आइए, ρ1 डिवाइडेड बाई ρ2 इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाई A2। तो ये तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल बात थी। अब हमको निकालना है रेशो किसकी, पोटेंशियल ग्रेडियंट K1 डिवाइडेड बाई K2 की। तो वो कैसे निकालें? स्टूडेंट्स आप जानते हो कि V इज इक्वल टू K इंटू L होता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी वोल्टेज अक्रॉस AB डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर AB। अब आप वोल्टेज को लिखें करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द वायर AB। अब आप देखें कि करंट तो दोनों ही केस में सेम है और जो लेंथ है वो दोनों में सेम है, क्योंकि पहले में L थी, दूसरे में L/2 प्लस L/2 थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द
resistance. तो पहले केस में K1 will be directly proportional to rho 1 into L divided by A1 और दूसरे केस में दो छोटी छोटी वायर्स थी तो it was rho 1 into L by 2 divided by A1 plus rho 2 into L by 2 divided by A2. अब देखिए हमने यहाँ से डिनोमिनेटर से L by 2 बाहर निकाल लिया तो एक L कैंसिल हो गया एंड वी कैन देन सिंप्लीफाई एंड वी कैन सी कि ये है रो 1 डिवाइडेड बाई A1 ऊपर ये 1/2 है, रो 1 डिवाइडेड बाई A1 है प्लस रो 2 डिवाइडेड बाई A2 है। तो आप देखें स्टूडेंट्स अब हमने क्या किया कि ये रो 1 डिवाइडेड बाई A1 इज इक्वल टू रो 2 डिवाइडेड बाई A2 तो रो 2 डिवाइडेड बाई A2 की वैल्यू को रो 1 डिवाइडेड बाई A1 कर दिया तो ये 2 टाइम्स मैंने लिख दिया। अब ये देखिए कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और जो रेशियो आ गई 1:1 की रेशियो आ गई। तो लाइक दिस वी हैव found the ratio of rho 1 divided by rho 2 and also K1 divided by K2. So my dear students, in chapter number 3 we have done a number of very important theory, reasoning questions and numericals, and now the time has come that we can start with the next chapter, namely magnetic effects of current. So from the next class we'll be starting with magnetic effects of current. Thank you very much for watching.